अरे, आप अभी तक यहीं पर बैठे हो? जाओ, जाकर जल्दी से दूध लेकर आओ ना। मुझे पनीर बनाना है। पनीर बनाने में देर हुई तो ठेला लगाने में भी देर हो जाएगी। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, बस जा ही रहा हूँ। अरे चाय ही तो पी रहा था। अपने पनीर के चक्कर में ना तुम तो मुझे चाय भी सुकून से पीने नहीं देती। अरे चाय थोड़ी देर बाद आकर पी लेना। दूध अभी लेकर आओ, क्योंकि मैं अपना ठेला लगाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं कर सकती। मधु पहले एक घरेलू महिला थी, लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। कुछ समय पहले उसके पति का काम छूट गया था, इसलिए घर चलाने के लिए उसने खाने का ठेला खोला और वो सबसे अच्छे बनाती थी पनीर के मंचूरियन। इसलिए उसने वो बेचना शुरू किया और लोगों को वो पसंद भी बहुत आने लगा। कुछ भी कहो मधु बहन, लेकिन तुम्हारे हाथ जैसी पनीर मंचूरियन का स्वाद और कहीं नहीं मिलता। सच सच बताओ, ऐसा कौन सा सीक्रेट मसाला डालती हो तुम इसके अंदर? अरे बहन, कोई सीक्रेट मसाला नहीं डालती मैं। बस जैसे बाकी सभी लोग पनीर मंचूरियन बनाते हैं, वैसे मैं भी पनीर मंचूरियन बनाती हूँ। लेकिन हाँ, एकदम शुद्ध दूध से घर पर शुद्ध पनीर बनाती हूँ, ताकि सबको एकदम अच्छी क्वालिटी का पनीर मंचूरियन खिला सकूं। वैसे ये बात तो आपने सही कही बहन जी। बाजार में आजकल मिलावट वाला पनीर मिलता है। अगर कुछ दिन लगातार खा लो तो तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन आपके पनीर मंचूरियन हम इतने महीनों से खा रहे हैं, मगर मजाल है कि कभी कुछ हुआ हो। मधु के पनीर मंचूरियन का स्वाद अच्छा था ही, लेकिन उसकी क्वालिटी और शुद्धता की वजह से वो दूर दूर तक मशहूर हो गई थी। आसपास के गांव के लोग भी अब उसे शादी ब्याह और फंक्शन के लिए बड़े बड़े ऑर्डर देने लगे थे। तभी एक दिन उसके ठेले के सामने एक आदमी अपनी गाड़ी से उतरा। आपके पनीर मंचूरियन के बारे में मैंने जैसा सुना था, लगता है वो बिल्कुल वैसा ही है। इनकी तो खुशबू से ही मेरा इन्हें खाने को मन कर गया। अरे तो बैठिए ना भाई साहब, अगर पनीर मंचूरियन खाने का मन हुआ है तो खाकर ही जाइएगा। इसके साथ आज मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं। मेरे यहाँ 3 दिन पनीर मंचूरियन के साथ फ्राइड राइस मिलते हैं और बाकी के 4 दिन हक्का नूडल्स। लेकिन सबको नूडल्स से ज्यादा फ्राइड राइस के साथ ही पनीर मंचूरियन अच्छी लगती है। तो फिर आप जल्दी से मेरे लिए भी 1 प्लेट लगा दीजिए। मधु उस आदमी को 1 प्लेट पनीर मंचूरियन और फ्राइड राइस खाने के लिए देती है और उसे खाते ही वो आदमी तो उसकी तारीफ करते ही नहीं थकता। वाह, क्या पनीर मंचूरियन बनाया आपने। सच में कोई पनीर मंचूरियन बनाना सीखे तो आपसे सीखे। यह खाने के बाद तो मुझे यकीन हो गया है कि मैंने आज तक आपकी जितनी भी तारीफ सुनी थी वो बिल्कुल सच थी। धन्यवाद भाई साहब, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरे हाथ की पनीर मंचूरियन इतनी पसंद आई। वैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ और इस गांव के पास मेरी अपनी एक कंपनी है। मुझे लंच और डिनर के लिए इस पनीर मंचूरियन का ऑर्डर देना है। मेरे ऑफिस में लगभग 200 एम्प्लॉय हैं और उनका लंच और डिनर ऑफिस की तरफ से ही स्पॉन्सर होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हर रोज हमारे लिए 200 प्लेट लंच और 200 प्लेट डिनर के लिए पनीर मंचूरियन बनाएं। क्या दिन की 400 प्लेट? हाँ, और कुछ दिन की मैं आपको एडवांस पेमेंट भी कर दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बस कल से आप मेरे ऑफिस के लिए पनीर मंचूरियन बना देना। मेरे आदमी आकर ले जाएंगे। आपको बस पनीर मंचूरियन बनाकर तैयार रखनी है। जी ठीक है भाई साहब, मैं पनीर मंचूरियन बनाकर बिल्कुल तैयार रखूंगी। वो आदमी उसे 1 महीने के एडवांस पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। शाम को अपना ठेला बंद करके मधु सबसे पहले दूध वाले के पास पहुँचती है। अरे कहाँ हो बिरजू भैया? यहाँ हूँ मधु बहन, अपनी गैया का दूध निकाल रहा हूँ। अरे लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? अरे तुम तो सुबह दूध लेकर जाती हो ना, आज शाम को भी दूध की जरूरत पड़ गई का? नहीं भैया, अभी तो नहीं, लेकिन सुबह मुझे बहुत सारे दूध की जरूरत पड़ेगी। मुझे बहुत बड़ा पनीर मंचूरियन का ऑर्डर मिला है, तो अब हर रोज मुझे 50 लीटर दूध तक चाहिए ही होगा। बाप रे बाप, 50 लीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। अरे इतना तो मिलजुल कर सारा दूध होता है, और मुझे तुम्हारे साथ साथ बाकी ग्राहकों को भी तो दूध देना होता है ना। अरे भैया, लेकिन मैं तो तुमसे ही दूध लेती हूँ
और मुझे किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं है। तुम जरा देखो ना, अगर हो पाए तो। अगर 10-20 लीटर का बात होता तो देख भी लेते बहन जी, लेकिन सालों से जो ग्राहक हमसे दूध ले रहे हैं उन्हें दूध नहीं दूंगा तो बुरा मान जाएंगे। यहाँ पास में ही एक और दूध वाला है, उसके पास हमसे ज्यादा गाय भी है। आप उसी से जाकर बात कर लो, शायद आपका काम बन जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, मैं बात करके देखती हूँ। मधु दूसरे दूध वाले रघु के पास जाती है और उसे दूध का ऑर्डर दे देती है। भैया, मैं आपको ना दूध का ऑर्डर दे रही हूँ, लेकिन दूध अच्छा होना चाहिए। आप पर भरोसा कर रही हूँ मैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो बहन जी, आपको दूध में ना कोई शिकायत नहीं मिलेगा। दूध बिल्कुल शुद्ध और एकदम गाढ़ा मिलेगा। चाहो तो आज ले जा करके देख लो। ठीक है, अभी के लिए आप मुझे 1 किलो दूध दे दो और बाकी मुझे सुबह भिजवा दीजिएगा। लेकिन हाँ, दूध समय पर देकर जाना भैया। मुझे उससे पनीर बनाकर उसे सेट भी करना होता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बहन जी, आपको दूध बिल्कुल समय पर मिल जाएगा। दूध की परेशानी हल करके मधु घर पहुंचती है और रमेश को इस बारे में बताती है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया मधु। अब हमारा काम पहले से ज़्यादा अच्छा चलेगा और हमारा जो अपना घर लेने का सपना है वो भी जल्दी पूरा होगा। आज मुझे भी काम पर एक भाई साहब मिले थे। उन्होंने मुझे अपनी फैक्ट्री में काम करने को कहा है। कह रहे थे 15,000 रुपये दे देंगे। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। मेरी भी आमदनी अच्छी हो जाएगी और आपकी भी। अच्छा चलिए अब सो जाते हैं, सुबह उठकर बहुत सारा काम करना है। अच्छा, आपको वो बड़ा बर्तन लाने को तो बोल दिया है ना? हाँ हाँ, मैंने सब बोल दिया है। अब चलो सो जाओ। दोनों चैन से सो जाते हैं। अगली सुबह मधु 5 बजे उठ जाती है और तभी उसके घर पर दूध वाला रघु दूध देकर भी चला जाता है। वो अपने आंगन में बड़ा सा ईंटों का चूल्हा बनाकर उसके ऊपर बड़े से बर्तन में सारा दूध डालकर गर्म करती है और दूध को फाड़कर पनीर बनाती है। चलो, पनीर तो बन गया, अब बस मंचूरियन बनाना बाकी है। जल्दी से उसकी तैयारी भी शुरू कर लेती हूँ। अरे आ जाओ, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जब तक फैक्ट्री का टाइम नहीं होता तब तक तुम्हारे साथ मंचूरियन ही बनवा दूंगा। रमेश और मधु मिलकर मंचूरियन बनाकर तैयार करते हैं। मधु उन्हें हाफ फ्राई करके एक बड़े से बर्तन में रख लेती है और अपना ठेला लेकर बाजार में निकल जाती है। बाजार पहुंचते ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। मधु जल्दी जल्दी सबको मंचूरियन परोसती जाती है कि तभी दोपहर का समय हो जाता है और विनोद के ऑफिस का एक आदमी वहाँ आता है। आप ही हो मधु बहन जी, जिनको विनोद सर ने लंच और डिनर के लिए पनीर मंचूरियन का ऑर्डर दिया था? जी हाँ भैया, मैं ही हूँ। मैंने सारे लंच बॉक्स रेडी करके रखे हैं। अरे वाह, तो चलिए फिर मैं जल्दी से इन्हें गाड़ी में रख लेता हूँ। विनोद का ऑफिस बॉय सतीश सारे लंच बॉक्स वहाँ से ले जा लेता है। मधु की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी कुछ समय बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और हर जगह कीचड़ फैल जाता है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था। ऊपर से ये कीचड़, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे घर पहुंचने के बाद ही बारिश नहीं आ सकती थी क्या? बारिश में जगह जगह पानी भी भरा हुआ था। जैसे तैसे मधु अपना ठेला लेकर बारिश में चल रही थी। तभी बारिश में उसका पैर फिसला और वो रास्ते पर ही गिर पड़ी। उसके हाथ पैर में गहरी चोट लग गई। रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने उसे अस्पताल तक पहुंचाया। अस्पताल से खबर मिलते ही रमेश भागता भागता वहां पहुंचा। मेरी पत्नी को क्या हो गया है डॉक्टर साहब? वो ठीक तो है ना? हाँ, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। उनके हाथ पैर में फ्रैक्चर आ गया है। उन्हें अभी कुछ महीने बेड रेस्ट लेना होगा। बस आप उनका ध्यान रखना, बाकी दवाइयाँ मैं दे दूंगा। कोई मधु के हाथ पैर में प्लास्टर चढ़ जाता है। अगले दिन रमेश उसे घर लेकर आता है। मेरे साथ ये क्या हो गया? अब मैं अपना ठेला कैसे चलाऊंगी? चलो, ठेला तो मैं एक बार को कुछ दिन के लिए बंद भी कर दूं, लेकिन विनोद सर के ऑफिस में तो मुझे टिफिन भेजने होते हैं। वो तो मुझे महीने की शुरुआत में ही एडवांस पैसे देते हैं और इस बार भी मैं उनसे पैसे ले चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। हम कुछ महीने के लिए किसी को काम पर रख लेंगे, वो तुम्हारे बदले काम कर लेगा।
अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कितनी बार लोगों को काम पर रख कर देखा है, लेकिन कोई भी ठीक से काम नहीं करता। इन लोगों को कितना भी बोलो कि ये वो वाला मसाला इतना डालना है, लेकिन फिर भी ठीक से काम नहीं करेंगे। पूरे खाने का स्वाद बिगाड़ देंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी पनीर मंचूरियन में कोई भी कमी निकले। तो फिर हम क्या करें? अब कोई ना कोई तो मदद करने के लिए चाहिए ना। वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे, तभी मधु के पास उसकी बहन सरिता का फोन आता है। हाँ बोलो सरिता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए। मधु अपनी बहन सरिता को सारी बात बताती है। तभी सरिता उससे कहती है, अरे आपने तो वही बात कर दी, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। अरे मैं आपके पास ही तो रहती हूँ, आपको मदद की जरूरत हो तो मैं आ जाती हूँ ना। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आपके लिए पनीर मंचूरियन बना दूंगी। अरे नहीं नहीं सरिता, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अपना भी तो ससुराल है। तुम अपना ससुराल छोड़कर इतने दिनों के लिए यहाँ पर कैसे आ पाओगी? अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं आ जाऊंगी। वैसे भी मेरे सास ससुर गांव चले गए हैं, बस यही है घर पर, और ये भी पूरा दिन काम पर ही रहते हैं। मैं पूरा दिन अकेले बोर हो जाती हूँ। ये भी काम से आकर वहीं आ जाएंगे तो भाई साहब का भी थोड़ा मन बहल जाएगा। ठीक है सरिता, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तब तो अच्छी बात है। तुम और भाई साहब यहाँ पर आ जाओ। अगली सुबह सरिता अपने पति के साथ उनके घर आ जाती है। उसका पति और रमेश अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और सरिता दूध फाड़कर पनीर मंचूरियन बनाने का काम शुरू करती है। अच्छा दीदी, इसमें आप कौन कौन से मसाले डालते हो, जरा बता दो, वरना फिर पनीर मंचूरियन का स्वाद अलग हो जाएगा। कोई अलग मसाला नहीं है सरिता, बस यहाँ पर जितने मसाले रखे हैं वही सब मसाले डालने हैं। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी। सरिता सारे पनीर मंचूरियन बनाकर बाजार में पहुँच जाती है। बाजार में ठेला लगते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे आज मधु बहन जी नहीं आई क्या? तुमने यहाँ अपना नया ठेला लगा लिया है? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं उनकी छोटी बहन हूँ। बारिश में उन्हें चोट लग गई थी, इसलिए बस जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं ही पनीर मंचूरियन बेचने आऊंगी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मधु बहन जल्दी से ठीक हो जाए, हम तो यही दुआ करते हैं। अब तुम जल्दी से मुझे 4 प्लेट पनीर मंचूरियन फ्राइड राइस के साथ पैक करके दे दो। मेरे बच्चे और सासू माँ घर पर बड़ी बेसब्री से पनीर मंचूरियन का इंतजार कर रहे हैं। सरिता जल्दी से उसे 4 प्लेट पनीर मंचूरियन पैक करके दे देती है। इसी तरह पूरे दिन उसकी अच्छी खासी कमाई होती है और विनोद का आदमी लंच और डिनर में 400 प्लेट तक पनीर मंचूरियन लेकर जाता है। इतना काम देखकर सरिता की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बाप रे बाप, ये पनीर मंचूरियन का ठेला है या कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट? इतनी कमाई तो किसी रेस्टोरेंट वाले की भी नहीं होती होगी जितनी इस ठेले की हो रही है। दीदी तो अच्छा खासा पैसा कमा रही है, एक मैं ही हूँ जो अभी तक गरीब रह गई। हाँ। मधु का इतना अच्छा काम देखकर सरिता के मन में ईर्ष्या और लालच आ जाता है। वो घर पहुँचती है और जब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं तब वो अपने पति से बात करती है। अरे आपको पता है ये लोग अपने पनीर मंचूरियन के ठेले से कितनी कमाई करते हैं? दिन के 4 से 5 हजार ठेले से कहीं नहीं गए। और उसके साथ साथ एक आदमी है विनोद नाम का, वो अपने ऑफिस के लिए 400 प्लेट पनीर मंचूरियन लेकर जाता है। दिन के कम से कम भी तो 10-15 हजार की कमाई होती है इनकी। क्या? इतने सारे पैसे? लेकिन उसमें लागत भी तो पड़ती होगी ना। अरे तो बेवकूफ आदमी, लागत पढ़ कर भी कितनी पड़ जाएगी? आधी पड़ जाएगी, बाकी तो इनका मुनाफा ही है ना। मैं तो सोच रही हूँ जब तक यहाँ पर हूँ थोड़ी घपलेबाजी कर लूँ। अरे लेकिन अगर तुम घपलेबाजी करोगी तो तुम्हारी बहन को पता नहीं चल जाएगा क्या? वो इतने समय से सारा हिसाब किताब संभाल रही है तो उसे तो एक एक पैसे का अंदाजा होगा। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। वैसे मेरे दिमाग में एक अच्छा खासा आइडिया तो आ गया है।
जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दीदी का तो मुझ पर कोई शक भी नहीं जाएगा। ऐसा क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में? आप तो बस देखते जाओ। अगले दिन दूध वाला दूध लेकर आता है। सरिता उसे फाड़ कर पनीर बना लेती है, लेकिन जब मंचूरियन बनाने की बारी होती है तब वो बोलती है, दीदी यहाँ पर बैठकर मंचूरियन बनाने में मुझे बहुत आलस आता है। मैं एक काम करती हूँ, पनीर ठेले पर ही ले जा लेती हूँ और बाजार पहुँचकर मंचूरियन बनाने शुरू कर दूंगी। अरे लेकिन सरिता, बाजार में जाते ही लोगों की भीड़ लग जाती है। वहाँ पर तुम ग्राहकों को संभालोगी या मंचूरियन बनाओगी? अरे उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदी, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, जल्दी जाऊंगी तो बाजार में भीड़ नहीं होगी। सरिता एक बड़े से पतीले में सारा पनीर रखकर बाजार की ओर निकल जाती है। रास्ते में एक पनीर वाले की दुकान पड़ती है। सरिता उसके पास जाती है। भैया, आप पनीर कितने रुपए किलो बेचते हो? पनीर तो 250 रुपए किलो है बहन जी। बताइए आपको कितना चाहिए? अरे अच्छे वाले पनीर नहीं, जो लोगों को आप मिलावट वाला पनीर बेचते हो वो कितने रुपए किलो दोगे? क्या मिलावट वाला पनीर? देखिए हम कोई मिलावट वाला पनीर नहीं बेचते, आप जाइए यहाँ से। अरे क्यों मुझसे इतना डर रहे हो? मैं कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं हूँ जो तुम्हारी जांच करने आई हूँ। बाजार में ठेला लगाती हूँ, मुनाफा जरा अच्छा खासा नहीं हो रहा, इसलिए सोच रही हूँ कि तुमसे सस्ते वाला पनीर खरीद लूँ। देखो वैसे तो मैं नकली पनीर बेचता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें चाहिए तो तुम्हारा इंतजाम करवा सकता हूँ। 150 रुपए किलो पड़ेगा। बताओ तुम्हें कितना चाहिए? मेरे पास 15 किलो पनीर है, एकदम शुद्ध वाला। चाहो तो खाकर देख लो, उसे तुम रख लो और नकली पनीर मुझे दे दो, और बाकी जितने पैसे बचेंगे वो भी दे देना। क्या जब तुम्हें नकली पनीर ही खरीदना था तो तुम अच्छे वाला पनीर लेकर क्यों आई? अरे बहुत लंबी कहानी है भैया, और उसे मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। बस मैंने तुमसे जितना कहा है तुम उतना कर दो। ठीक है। दुकानदार उसे असली पनीर के बदले नकली पनीर दे देता है और बचे हुए 1500 रुपए भी दे देता है। सरिता वो सब लेकर वहाँ से चली जाती है। सुबह सुबह सीधे 1500 रुपए का फायदा हो गया। हर रोज यही करूँगी तो महीने में 35,000 का घपला हो जाएगा, और थोड़े बहुत पैसे तो मुझे दीदी भी दे ही देंगी हर रोज ठेला संभालने के लिए। अब तो मेरी ऐश ही ऐश होगी। सरिता बहुत खुश थी और अब तो वो अपनी बहन के ठेले पर अच्छा खासा घपला करने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो पहले दिन नकली पनीर से मंचूरियन बनाकर बेचने लगी, ग्राहकों को स्वाद में फर्क पता चल गया। आज पनीर मंचूरियन का स्वाद कुछ अलग सा नहीं आ रहा, वरना हर रोज पनीर का टेस्ट बहुत अलग होता है। आज तो मंचूरियन बहुत ही अजीब सी लग रही है। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। हर रोज जैसे दूध से पनीर फाड़कर मंचूरियन बनाते हैं, आज भी वैसे ही बनाई है। लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपकी जीभ का स्वाद जरा फीका पड़ गया है। नहीं नहीं बहन जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज आपके मंचूरियन में बिल्कुल भी पहले जैसा स्वाद नहीं आया। लगता है मुझसे ही मसाले में कोई गड़बड़ हो गई हो। अब दीदी जैसा स्वाद तो मेरे हाथों में नहीं आ सकता, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अच्छी मंचूरियन बना पाऊँ। थोड़ा और मसाला डालकर देखती हूँ। सरिता उसमें बहुत सारा मसाला मिला देती है, जिससे पनीर का स्वाद छुप जाए। इतना मसाला डालने के बाद भी ऐसा ही होता है कि किसी को नकली पनीर का स्वाद का अंदाजा ही नहीं होता। वो विनोद के ऑफिस में भी सारे लंच बॉक्स पैक करके भिजवा देती है। अब हर रोज उसने यही करने का नियम बना लिया था। वो घर से अच्छा पनीर फाड़ कर लाती और उसे पनीर वाले के पास बेचकर उससे सस्ता पनीर लेकर आती। अरे अब बस करो, अब कितना लालच करोगी? पिछले 1 महीने से लोगों को ये कैसा पनीर खिला रही हो? लोग बीमार हो गए और तुम्हारी कंप्लेन हो गई तो लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ेगा। अगर मैं जेल चली जाऊंगी ना तो जेल तुम भी जाओगे, क्योंकि ये पनीर मुझे तुम ही बेचते हो। जैसे तुम्हारा काम चल रहा है वैसे मेरा भी चलने दो। और बात रही ईमानदारी से काम करने की, तो आजकल कोई नहीं करता। तुम खुद ही देख लो तुम कितने ईमानदार हो। ये सब बोलकर सरिता वहाँ से चली जाती है, लेकिन दुकानदार के दिमाग में एक बात आती है। अरे मुकेश,
जरा इस औरत के बारे में पता लगाओ तो, ये है कौन और कहाँ अपना थैला लगाती है। इसे तो अब मैं देखता हूँ। दुकानदार अपने आदमी को सरिता के पीछे पीछे भेज देता है, जहाँ मुकेश को सरिता के बारे में पता लगता है। वो उसके बारे में सारी जांच पड़ताल करके दुकानदार के पास वापस आता है। हम तो सोच रहे थे कि ये औरत अपने ठेले के लिए पनीर लेकर जाती है, लेकिन असल बात तो ये है कि ये ठेला इसका नहीं, इसकी बहन का है। और इसकी बहन को चोट लगी है, जिस वजह से वो ठेला नहीं चला पा रही है। और ये अपनी बहन के साथ ही बेईमानी कर रही है, उसके अच्छे खासे काम को बर्बाद कर देगी। और बेचारी को इसकी वजह से पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा। तो अब तो इसकी पोल खोलनी पड़ेगी। भले ही मैं खुद कितना भी बड़ा बेईमान हूँ, लेकिन किसी ईमानदार के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता। कल जाता हूँ इसके पास। अगले दिन सुबह जब सरिता उससे पनीर लेकर जाती है, तो थोड़ी देर बाद वो दुकानदार भी उसके ठेले पर पहुंच जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही तुम्हारे बारे में कुछ पता चला, तो सोचा एक बार तुमसे जाकर पूछ ही लूं कि जो कुछ मुझे पता चला है वो सच भी है या बस ऐसे ही बाजार में घूमती हुई बेफिजूल की बातें हैं। क्या मतलब? जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। क्या पता लगा है तुम्हें मेरे बारे में? और सुनने में आया है कि ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बहन का ठेला है, और तुम्हारी बहन का बाजार में बहुत नाम है। उसके हाथ की पनीर मंचूरियन तो दूर दूर के गांव में मशहूर है। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने ऑफिस के लिए यहाँ से पनीर मंचूरियन लेकर जाते हैं, और तुम हो कि अपनी बहन का काम ही खराब कर रही हो। अरे मैं चाहे जो भी कर रही हूँ, उससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपने काम से काम रखो ना। तुम्हारा काम बस मुझे पनीर देना है। तुम मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी मत करो। दखल अंदाजी तो मैं करूँगा। जब तुम नकली पनीर से मंचूरियन बनाकर इतना फायदा कमा रही हो, तो थोड़ा फायदा तो मुझे भी कमा लेने दो। आधे मुनाफे के पैसे तुम्हारे और आधे मेरे। हर रोज 1500 रुपये घपला करती हो, अब उसमें से आधे मुझे दोगी। हाँ। अच्छा, किस खुशी में? मैं भला तुम्हें पैसे क्यों देने वाली? तुम जाकर अपनी दुकान संभालो ना। यहाँ पर आकर मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? देखो, अब तक तो मैं तुम्हारा दिमाग खराब किया ही नहीं है, लेकिन अगर तुमने हर रोज आधे पैसे नहीं दिए, तो तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना, सब जाकर तुम्हारी बहन को बता दूंगा। हाँ। अगर तुमने मेरी बहन को कुछ भी बताया ना, तो मैं भी कोई पीछे रहने वालों में से नहीं हूँ। जो हर रोज मुझे तुम नकली पनीर बेचते हो ना, बोल दूंगी पुलिस को कि यही वो आदमी है जो मुझे नकली पनीर बेचता था। फिर फंसोगे तुम भी। हाँ। और एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मुझे ही धमकी दे रही हो। तो ठीक है, फिर करके देख लो जो करना है। लेकिन अगर कल से मुझे आधे पैसे नहीं मिले, तो तुम्हारी उल्टी गिनती मैं शुरू कर दूंगा। हाँ। दुकानदार सरिता को धमकी देकर चला जाता है, लेकिन सरिता उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। अगले दिन वो उससे पनीर लेने जाती है, तो दुकानदार अच्छे पनीर के बदले उसे नकली पनीर देकर 1500 की जगह 750 रुपए ही देता है। ये सब क्या बकवास है? मुझे मेरे पूरे पैसे दो, वरना। अरे वरना क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे? जाओ बुला लो। लेकिन हाँ, पुलिस को बुलाने से पहले ये सोच लेना कि तुम पुलिस को बोलोगी क्या, क्योंकि तुम्हारे लिए तो यहाँ पर आना ही गलत है। तुम घर पर दूध से पनीर फाड़ती हो, तो फिर यहाँ पनीर खरीदने के लिए क्यों आती हो? हाँ? देखो, अब तुम हद से ज्यादा चालाक बन रहे हो। तुम्हें रखने हैं 500 रुपए तो तुम रख लो, लेकिन बाकी के 1000 तो मुझे दे दो। देखो, मेरी बात मानो और ये बेईमानी करना बंद कर दो। तुम्हारी वजह से कल को तुम्हारी बहन को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। मैं कल से तुम्हें यह नकली पनीर नहीं दूंगा। हाँ। अच्छा, इतने ही ईमानदार थे तो पहले भी क्यों दिया? और अगर तुम्हें मुझे पनीर नहीं देना तो मत दो। दुनिया में पनीर बेचने वालों की कमी नहीं है, किसी और से खरीद लूंगी। हाँ। सरिता वहाँ से चली जाती है। वो मधु के घर का पता लगवाता है और एक शाम वहाँ पहुँच जाता है। तभी वो देखता है कि रमेश घर के अंदर जा रहा है। अरे ये तो रमेश है, मेरे बचपन का दोस्त। इसका मतलब ये ठेला रमेश की पत्नी का है। हाँ,
मेरे दोस्त के साथ तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे इसे सब कुछ बताना ही होगा। दुकानदार रमेश के घर का दरवाजा खटखटाता है। रमेश जैसे ही दरवाजा खोलता है तो दुकानदार को देखकर हैरान रह जाता है। अरे मगन, तुम कितने सालों के बाद मैंने तुम्हें देखा है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ रहता हूँ? बस शायद किस्मत ने ही मुझे तुमसे मिलवा दिया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ भाई, अंदर आ जाओ। तुम्हें देखकर इतना खुश हो गया कि तुम्हें अंदर बुलाना ही भूल गया। रमेश उसे अंदर लेकर जाता है और उसके लिए चाय पानी बना कर लाता है। मधु की चोट अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थी। वो आपस में बात कर रहे थे, तभी मगन उन्हें सारी बात बता देता है और वो बात सुनकर उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है भैया? मेरी बहन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। बहन जी, हम अक्सर यही तो गलती करते हैं, अपनों के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। उनकी गलतियां कभी हमें नजर नहीं आती। आपकी बहन आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। मगन उन लोगों को ये सब बात बता ही रहा था कि तभी थोड़ी देर बाद सरिता भी घर आ जाती है, लेकिन दुकानदार को वहाँ पर देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है। आओ सरिता, अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। इन भाई साहब को यहाँ पर देखकर तुम तो ये समझ गई होगी ना कि ये यहाँ पर क्या बात करने आए हैं। इससे अच्छा हम कुछ बोले, तुम खुद ही बता दो कि ये सब क्या चल रहा है। अच्छा, तो तुम मुझे बदनाम करने के लिए मेरे घर तक पहुँच गए। अरे ये आदमी मुझे कहता था कि अपना पनीर मुझे बेच दो और मुझसे नकली पनीर खरीद लो, लेकिन मैं जब इस बात के लिए नहीं मानी तो मुझे धमकी देने लगा कि तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगा दूंगा। ये एक नंबर का झूठा आदमी है दीदी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं है क्या? सरिता की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी मगन अपने फोन में सरिता को एक वीडियो दिखाता है जिसमें सरिता की सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी और सब लोग वो वीडियो देख चुके थे। सरिता का मुंह शर्म से नीचे हो जाता है। तभी मगन बोलता है, मैंने तुम्हें आज तक कभी नकली पनीर दिया ही नहीं। मैं तुम्हें जो बेचता था दरअसल वो सोयाबीन का पनीर था। मैं तुम्हारी मंशा तो पहले ही समझ गया था, इसलिए तुम्हें मैंने सोयाबीन वाला पनीर दिया था ताकि भले ही लोगों को पनीर खाने को ना मिले, लेकिन उसे खाकर लोगों की सेहत खराब ना हो। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें यहाँ पर बुलाया था सरिता, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अरे इतना क्या लालच आ गया था तुम्हें कि तुमने लोगों की सेहत के बारे में भी नहीं सोचा और ना ही मेरे नाम के बारे में सोचा। कल को कोई मेरे ठेले के ऊपर केस कर देता तो जानती भी हो मुझे कितने सालों तक जेल में रहना पड़ता। वो तो भला हो मगन भाई साहब का कि उन्होंने इतनी समझदारी से काम लिया, वरना तुम्हारी वजह से तो पता नहीं अब तक क्या हो चुका होता। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गई थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी सरिता। अब तुम्हें मेरे ठेले पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन ठेला बंद रख लूंगी, लेकिन अभी काम के लिए किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। सुनिए जी, इसने महीने के हमें ठेले के जितने भी पैसे दिए हैं ना, आप वो पैसे इसे वापस दे दीजिए। अब तक सरिता ने ठेले से जितने भी पैसे कमाए थे, मधु वो सारे पैसे देकर वहाँ से उसे रवाना कर देती है और अपने लालच के चक्कर में सरिता हमेशा के लिए अपनी बहन के साथ जीवन भर का रिश्ता खराब कर लेती है।